लिखा है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। क्या शब्द हो सकता है इसका, क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये सही उन्होंने कहा। मैंने आपको कहा कि वो परिस्थितियां थी। जी। चूल्हा ठाकुर का, मिट्टी का, मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब का, तालाब ठाकुर का। तो ये सही बात है कि जिस तालाब से वो मिट्टी आई है वो ठाकुर का तालाब है, और वो तालाब, उस मिट्टी में उस ठाकुर की मानसिकता को वहां दर्शाया गया है कि वो उस अत्याचार और जुल्म जाति, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। ये भी बड़ा एक दर्दनाक अपने आप में वो दर्शाता है कि उस समय क्या क्या चीजें बीती होंगी, और उसको उन्होंने अपने शब्दों में पिरो करके आज जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, आज की कल्पना अगर करें तो क्या हो सकता है? देखिए, समय यहाँ इस देश में जुल्म जाति अत्याचार था। ठाकुर, जो उस समय के जो ठाकुर मिजाज के लोग थे, वो वैसे गरीब गुरबा लोगों से अपना भरपूर उनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। आपको पता है, आपको भी पता है कि जिस समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं बना था, उस समय वो मजदूर 4 बजे भोर में मालिक के यहाँ, ठाकुरों के यहाँ जाते थे। जी। और उनका हल पानी करते थे। 4 बजे शाम में आते थे, पुनः उनके मवेशियों को खिलाते पिलाते। विडंबना है आज कि आज जिन लोगों को संसद के उस सदन में होना चाहिए वो लोग रोड पर हैं, और जिन लोगों को रोड पर होना चाहिए वो सदन में जाकर के ऐसे बेतुकी बातें करके समाज को गुमराह करते हैं, समाज को दूषित करते हैं। डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान, बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म, बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज 1981 में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक कविता लिखी थी, और उस कविता का सारांश था ठाकुर का कुआं। हालांकि इसका लगभग देखा जाए तो कई सदी बीत गया, लेकिन ये कविता जब जब ऐसा सामने आता है तो कुछ विवाद भी सामने लेके आता है, लेकिन समाज के लिए कुछ मैसेज भी लेके आता है। हालांकि समाज तो बहुत कुछ बदल गया है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है ये, लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से सियासत, राजनीति बदल रही है, शब्दों का वो खेल आज भी जो कई सदियों पुराना है, लेकिन उससे आज भी खेला जाता है। हम इस बात को समझने की प्रयास करेंगे, खास करके ठाकुर का कुआं आखिर इस तरीके से आज जो जातीय रंग ले रहा है, खास करके सियासत में एक मुद्दा बनता जा रहा है, इसका कितना प्रभाव आने वाले समाज पे और आज के इस परिवेश में कितना पड़ेगा। हमारे साथ आज वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राम हैं, और चूँकि एक किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, संगठनात्मक काम भी ये करते हैं, और दलित समाज से भी आते हैं, तो इनकी बातें काफ़ी आज के इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। आपका कौशल बाबू और आपके पूरे टीम के सभी सदस्यों को मेरे तरफ से धन्यवाद। और आपने बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के, ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आए हैं, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पहले तो हम वकील साहब इस बात को समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगभग देखा जाए तो सदियों बीत गया। 1981 का ये कहानी, एक कविता जिसका जो कि 1981 में लिखा तो गया था, लेकिन इसका जो पुस्तक जब छपा वो 1985 में आया, और उसके बाद समय समय दर समय जो है कि वाल्मीकि जी का जो ये खास करके जो उनका कविता रहा, ये कुछ लोग इसको अच्छे लिए, कुछ लोग बुरे लिए, कभी विवाद हुआ तो कभी बहुत सारे, लेकिन आज के इस दौर में जो कि डिजिटल युग है, और वो भी खास कर ऐसे समय में अगर ठाकुर शब्द को लेकर के, ठाकुर के कुएं को लेकर के इस तरह का विवाद आ रहा है, आप क्या समझते हैं इस पर? ठाकुर के कुआं से जो आज चर्चा का विषय है, इस पर जहाँ जो आपका प्रश्न है उसके बारे में मेरा कहना यह है कि हम लोग बचपन से ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ रवि की रोशनी, सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। और जो कवि जिस काल और जिस परिस्थिति में अपनी कविता की रचना करता है, उस काल और उस परिस्थिति का जो समावेश होता है, दृश्य होता है, जो उस माहौल होता है, उस माहौल के बारे में जो उसकी कल्पना होती है, उसी का वो बयां करता है। तो 1985 और 80 का जो दौर था, आपको भी मालूम है, देश, इसका इतिहास साक्षी है कि उस समय ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, बहुत सारी असमानताएं थी समाज में। और उस समय जो
ठाकुर शब्द का जहाँ तक सवाल है तो ठाकुर किसी जाति विशेष का ये शब्द नहीं है। ठाकुर राजपूत भी लिखते हैं, ठाकुर ब्राह्मण भी लिखते हैं, ठाकुर भूमिहार भी लिखते हैं, ठाकुर नाई समाज के लोग भी लिखते हैं। तो इसलिए ठाकुर शब्द से किसी जात विशेष को संबोधित करना, बांध देना ये नाइंसाफी है। बिहार में कपूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, ये वो हमारे आदर्श रहे हैं। जी बिल्कुल, जो कला क्षेत्र से लेकर के और राजनीति तक अपनी पहचान उन लोगों ने बनाया। क्या वो समाज भी आज अपने आप को इस घटना से जोड़ के देखेगा क्या? आपको मैं बता दूं कि जिस समय माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय बिहार में 324 विधानसभाएं होती थी। अच्छा। और 324 विधानसभा में जिस समाज से ताल्लुक रखते थे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, उस समाज का मात्र एकलौता विधायक थे। अरे। और एकलौता विधायक होकर के अपने आदर्श और अपने सिद्धांत के बदौलत वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री ही नहीं बने, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही शासन प्रिय और बहुत ही जनता के चहेते मुख्यमंत्री बने, जिससे उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जी। अच्छा, भिखारी ठाकुर के बारे में कहा जाता है जो संस्कृति, जो कल्चर, जिस तरीके से उन्होंने एक अलग जगाया, खासकर आज़ादी के समय में, तो जो जिस तरीके से वो लौंडा नाच की बात कहा जाए, या कला संस्कृति को उन्होंने अपने शब्दों में पिरोने का उन्होंने प्रयास किया, आज़ादी से लेकर के। और जो आज़ादी के कई ऐसे शब्द थे जिसको कह नहीं पाते थे, जो उस वक्त एक दमनकारी नीतियाँ थी जो खासकर अंग्रेजों की, उसको उन्होंने दर्शाया था अपने कला के जरिए। तो क्या वो समाज भी आज अपने आप को उससे जुड़ेगा क्या, ये जो ठाकुर का कुआं है? देखिए, ऐसा है कि इतना जानिए कौशल बाबू कि जिसकी जितनी सोच डेवलप होती है, एक ही चीज को अपने अपने नजरिए से उसका अंदाजा लगाता है, अपने अपने नजरिए से उसको तौलता है, अपने अपने नजरिए से उसका महत्व आंकता है। तो आदरणीय जो भिखारी ठाकुर जी थे, जो लोक गीत के एक बहुत बड़े देश और दुनिया में चर्चित नायक रहे और चर्चित रहे, कला के वो नायक, भोजपुरी कला के अगर कहें हम तो भोजपुरी कला के सिरमौर थे। बिल्कुल। उनको जिन्होंने शेक्सपियर भी कहा जाता है। जी, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और जो ये उनकी एक खासियत थी, इतना बड़ा उनके अंदर विद्वता थी कि जो गाना एक बार गा देते थे, फिर दोबारा उस गाना को नहीं गाते थे, फिर दूसरा गाना नया शुरू करते थे, नया गाना गाते। चलिए वकील साहब, इस बात को मैं इसलिए अभी कह रहा हूँ चूंकि मेरे दर्शक इस बात को पहले समझ ले कि ठाकुर शब्द का मतलब सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण और भूमिहारी नहीं होता है, बल्कि वो लोग भी लगाते थे जो हम लोग यहाँ कोई मतलब बिहार के कई ऐसे क्षेत्र जैसे सहारनपुर मंडल में नाई समाज के लोग भी अपने आप को ठाकुर लगाते हैं। चलिए अब हम असली मुद्दा पे आते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर हैं मनोज झा, उन्होंने इस बयान किया है और उस बयान में उन्होंने एक बात कहा है, जब हम लोग देख रहे थे कि उस सदन में उन्होंने कहा है कि पहले आप अपने अंदर के ठाकुर को मारिए। उनके शब्द को पहले देखिएगा, उन्होंने कहा कि पहले अपने अंदर के ठाकुर को मारिए, लेकिन आज इस ठाकुर को लेकर के जातीय रंग दे दिया गया है। क्या लग रहा है कि सच में उन्होंने जातीय रंग देने के लिए इस बयान को दिया था, या उस अपने अंदर जो ठाकुर शब्द है ये उससे उनका मतलब है क्या? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राज्यसभा के सांसद मनोज झा को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर हैं वो, ड्यू के हैं, ड्यू के बहुत विद्वान प्रोफेसर हैं। और राज्यसभा में जब भी उनका स्पीच होता है मैं बहुत गौर से सुनता हूं। वाकई में देश के लोगों के लिए शिक्षाप्रद उनका शब्द होता है, उनका संदेश होता है। और उन्होंने जो जिस लहजे में, जिस सेंस में उन्होंने इस कविता को पढ़ा है, वाकई में वो काबिले तारीफ है। वो ठाकुर का जो दमनकारी नीति है, ठाकुर का जो शोषण नीति है, ठाकुर का जो अत्याचारवादी जो भावना है, उसको दर्शाए हैं। और वो किसी जात विशेष के तहत नहीं होती, बल्कि वो किसी भी जात बिरादरी के लोगों के अंदर अगर वो दमनकारी नीति है,
वो शोषणकारी नीति है, वो अत्याचार वाली नीति है, तो वो ठाकुर है। बिल्कुल। ये उनका कहना ये था। उनका कहना था। लेकिन अब उसको कोई अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कोई अपने को फायदा लेने के लिए, जिसकी राजनीति खत्म हो चुकी हो, अच्छा। वो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चर्चा में बनने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए वैसे वैसे मुद्दों को जो तूल पकड़ा रहे हों, तो इससे उनकी मानसिकता जाहिर होती है। अच्छा वकील साहब, अब यहीं से बात एक और शुरू होता है कि आखिर ऐसे जो सदन को रह चुके हैं, अगर देखा जाए तो आनंद मोहन जी भी एक सांसद रह चुके हैं, उनका भी एक अच्छा कार्यकाल रहा, उनकी पत्नी भी जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर इस व्यक्ति के बारे में, मनोज झा के बारे में एक बात कहते हैं कि अगर मैं सदन में रहता तो राखी से उनका जीभ खींच करके और आसन पे फेंक देता। और बिहार के एक बीजेपी के विधायक है, वो कह रहे हैं कि मैं उनको वहां पे मारता पीटता। इस हिंसक शब्दों को आप क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग माननीय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। कानून को यहाँ हम लोग माननीय न्यायालय में कानून के द्वारा बात करते हैं और कानून के द्वारा लोगों को न्याय दिलवाते हैं। तो ऐसा शब्द कहने का ही किसी को अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है तो ऑफेंस कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और उस पर तो तुरंत माननीय न्यायालय को संज्ञान लेकर के, स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर उसको तलब करना चाहिए। क्योंकि किसी के जीभ काटने का, किसी के गर्दन काटने की का धमकी देना, ये अपने आप में एक ऑफेंस है। और उस आदमी के लिए, और जो आदमी एक अच्छे ओहदे पर रह चुका हो, जो एक जनप्रतिनिधि रह चुका हो और एक जनप्रतिनिधि के बारे में कहता हो, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। जो भी पूर्व सांसद जी ने कहा वो घोर निंदनीय है और मैं उनकी निंदा करता हूं। एक सवाल इसमें और आता है कि ये वो माननीय है जो सदन का शोभित, कभी लोग शोभा बढ़ाया करते थे, समाज को पता नहीं उन्होंने क्या दिया, तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक और जो सांसद है बीजेपी के, दक्षिणी दिल्ली से आते हैं, रमेश बिधूड़ी, उनका भी बयान एक खास समुदाय को लेकर के, जिस तरीके से कटुआ शब्द का, भड़वा शब्द का, आतंकी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। बिहार में भी एक मामला चल रहा था, सीवान के जीरादेई के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, उनका कुछ बयान आया हुआ, और सारण प्रमंडल के एक नेता हैं, वो कह रहे थे उनका जबान काट लेंगे। तो ये जो माननीय लोग हैं, इस तरह की हिंसक भाषा का इस्तेमाल करके समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे तो पहले अगर वैसा कोई इस्तेमाल करता है तो उसके लिए माननीय शब्द भी एक अपमानजनक क्या होता है। अगर हम जिम्मेवारी के पद पर हैं तो हमारी भाषा, हमारा चाल चलन, हमारा आचार विचार, हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन हमारे उस पद के गरिमा के अनुकूल होना चाहिए। जब हम संसद के सदन में जाते हैं, यही एक बहुत बड़ा विडंबना है आज, कि आज जिन लोगों को संसद के उस सदन में होना चाहिए वो लोग रोड पर हैं, और जिन लोगों को रोड पर होना चाहिए वो सदन में जा करके ऐसे बेतुकी बातें करके समाज को गुमराह करते हैं, समाज को दूषित करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भर्त्सना करता हूं, और वैसे लोगों को ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जहां तक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, मैंने कहा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में ये कविता का रचना किए, वो परिस्थितियां थी, वैसा था, माहौल था। मैंने भी इतिहास पढ़ा है, क्योंकि मैं इतिहास से ही AA में हूँ। ओके। जो इतिहास जमीन के अंदर खुदाई करके पता लगाता है कार्बन 14 पद्धति से कि ये वस्तु कितना वर्ष पुरानी है, किस काल की है, उसी विषय से मैंने पटना विश्वविद्यालय से AA में किया हूँ। तो ये इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है जिस समय यहाँ इस देश में जुल्म जाति अत्याचार था, ठाकुर जो उस समय के जो ठाकुर मिजाज के लोग थे, वो वैसे गरीब गुरबा लोगों से अपना भरपूर उनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। आपको पता है, आपको भी पता है कि जिस समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं बना था, उस समय वो मजदूर
4 बजे भोर में मालिक के यहाँ, ठाकुरों के यहाँ जाते थे जी, जी, जी। और उनका हल पानी करते थे। 4 बजे शाम में आते थे, पुनः उनके मवेशियों को खिलाते पिलाते थे और 8 बजे रात तक उनकी ड्यूटी करते थे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने संविधान में किसी के लिए भी, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला हो या खेत में काम करने वाला हो, उसके लिए 8 घंटा का काम का समय निर्धारित कर दिया। अगर 8 घंटा से कोई ज्यादा काम करवाता है तो उसको ओवर टाइम का पैसा देना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ हम इसमें और समझना चाहते हैं। देखिए, एक बड़ा उनका जो कविता है मेरे मतलब आ गया मेरे सामने। उन्होंने लिखा है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। क्या शब्द हो सकता है इसका, क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये सही उन्होंने कहा। मैंने आपको कहा कि वो परिस्थितियां थी। जी। चूल्हा ठाकुर का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब का, तालाब ठाकुर का। तो ये सही बात है कि जिस तालाब से वो मिट्टी आई है वो ठाकुर का तालाब है, और वो तालाब में उस मिट्टी में उस ठाकुर की मानसिकता को वहां दर्शाया गया है कि वो उस अत्याचार और जुल्म जाति, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। ये भी बड़ा एक दर्दनाक अपने आप में वो दर्शाता है कि उस समय क्या क्या चीजें बीती होंगी, और उसको उन्होंने अपने शब्दों में पिरो करके आज जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, आज की कल्पना अगर करें तो क्या हो सकता है? देखिए कौशर बाबू, कि जो व्यक्ति समय का मारा होता है वो उस समय के महत्व को जरूर जानता है। मीराबाई ने एक जगह लिखा है कि हाय रे मैं तो दर्द दीवानी, हाय रे मैं तो दर्द दीवानी, मेरी दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। भोजपुरी में गांव में लोग किस्सा कहते हैं कि बांझ का जानी परसौती के पीरा। ये आदरणीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने एक जूठन लिखा था, आपको याद होगा। बिल्कुल, जूठन जब वाल्मीकि समाज के लोग गंदा अपने माथे पर लेकर चलते हैं और उस गंदे जूठन अंतिम संस्कार उस गंदे में से जब उसका रस टपकता है और उसके जीभ पर जाता है तो उसको लगता है कि कोई बहुत बड़ा स्वादिष्ट चीज है, लेकिन वो उस कल्पना कीजिए उस संवेदना को, उस चीज को जहां उन्होंने पहुंचाया है उस जूठन के माध्यम से। इसीलिए मैं तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, जो काल और परिस्थिति को बड़ा ही बढ़िया कविता में समाहित किया है। आज के समय उसका क्या महत्व है? आज के समय में भी जात पात है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज थोड़ा तरीका बदल गया है। अच्छा, आज तरीके बदल गए हैं, आज भी जात पात है। आपको मालूम है मैं 2 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं। जब मैं चुनाव लड़ता था तो लोग प्रशंसा करते थकते नहीं थे कि सबसे हाईली क्वालिफाइड ये कैंडिडेट थे। जब मेरा कहीं भाषण सुनते थे तो दीवाना लोग हो जाते थे, लेकिन जिस समय वोट देने की बात आती थी तो लोगों के जहन में ये बात आ जाती थी कि शायद ऐसे आदमी जाएगा तो इसको चुनेंगे तो कहीं हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। मैं वो आखिरी में उस कविता का एक मतलब आपको बता दूं कि जिस कविता से आज पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो एक तरह से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, उसको पहले आप समझिए कि जिस तरीके से उनका खास करके जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो लिखा हुआ था कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। उसके बाद वो लिखते हैं कि बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। सभी पे जो है कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आज हमारे साथ जो एडवोकेट जुड़े हुए थे और जिस बात को इन्होंने कहा, बीच में मैंने देखा कि इनका चेहरा भी जो कहीं ना कहीं उस भाव से आज भाव विभोर हो गया, जब इनके मन में वो कल्पना आई होगी कि उस वक्त के लोगों के ऊपर क्या गुजरा होगा, खास करके जिस शब्द का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। हालांकि मनोज झा ने इस शब्द का इस्तेमाल किसी जाति विशेष के लिए किया है या उस गुरूर, उस घमंड, उस अत्याचारी सोच को लेकर के, अब तो ये वही बता सकते हैं या जिस तरीके से जो माहौल बना रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए कि इस 21वीं सदी में भी अगर आज इस तरह के माहौल को बना करके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है
तो आप सोचिए कि हमारा समाज जा कहाँ रहा है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।